दोस्तों, एक जिले की कलेक्टर साहिबा अपनी गाड़ी को लेकर एक गांव में टूटी फूटी झोपड़ी के सामने जाकर पहुंचती हैं। दोस्तों, उनका काफिला उस झोपड़ी के सामने रुकता है और गाड़ी से कलेक्टर साहिबा उतरती हैं और उस झोपड़ी में चली जाती हैं। दोस्तों, झोपड़ी के अंदर मौलवी साहब एक टूटी फूटी चारपाई पर सो रहे थे और तभी जाकर कहती हैं कलेक्टर साहिबा, अब्बू मैं आ गई। दोस्तों, जो मौलवी साहब होते हैं वो देखकर उसे पहचान नहीं पाते हैं। कहते हैं, बेटा तुम कौन हो और मुझे अब्बू क्यों कह रही हो। दोस्तों, मौलवी साहब बहुत काफ़ी कंफ्यूज थे। तभी वो कलेक्टर साहिबा कहती हैं कि मैं वही संध्या हूँ, आपकी बेटी जो बचपन में आपके पास जिया खाया करती थी। दोस्तों, जैसे ही नाम उसका संध्या सुनते हैं और वो मौलवी साहब आंसुओं की धार चलने लगती है उनके। दोस्तों, उस कलेक्टर साहिबा के गले लग जाते हैं मौलवी साहब और फूट फूट के रोने लगते हैं। दोस्तों, आखिर में उस संध्या एक हिंदू लड़की और मौलवी साहब का कनेक्शन क्या था, क्यों वो संध्या लड़की जो है वो मौलवी साहब को अब्बू कह के पुकार रही है और इस समय वो कलेक्टर बन गई है और मौलवी साहब एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपने आखिरी दिन गुजार रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी में मैं सारी उन चीज़ों को, उन कहानियों को कवर करूंगा, क्योंकि दोस्तों ये कहानी जो है वो दिल को दहला देने वाली, दिल को झकझोर देने वाली कहानी है कि आखिर एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम मौलवी को अब्बा जानकर कहकर क्यों पुकार रही है। दोस्तों, कहानी को पूरा समझने के लिए वीडियो में बने रहें। दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। दोस्तों, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे वो मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं अच्छी से अच्छी आपके लिए इंटरेस्टिंग कहानियाँ ला सकूँ। दोस्तों, चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं इस पूरी कहानी को। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक मिर्ज़ापुर ज़िले से। दोस्तों, जहां पर एक परिवार रहता है, उस परिवार में एक पति और पत्नी रहा करते हैं। दोस्तों, जिनका नाम महेश बताया जाता है और पत्नी का नाम शकुंतला बताया जाता है। दोस्तों, इनके लगभग शादी के 8-10 साल बीत जाते हैं, इन्हें कोई संतान नहीं होती है। दोस्तों, जहां भी लोग बताते हैं दुआ दवा और सभी जगह पर ये लोग जाते हैं और अपनी सारी मनोकामनाएं मानते हैं, लेकिन तब भी इन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती है। दोस्तों, धीरे धीरे 10-12 साल बीत जाते हैं। लाखों मन्नतें करने के बाद एक दिन भगवान इनकी सूनी गोद को भर लेते हैं। दोस्तों, अर्थात शकुंतला जो होती हैं ये गर्भवती हो जाती हैं। दोस्तों, गर्भवती होने के बाद जो इनके पति होते हैं महेश, वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे अब पति पत्नी में बहुत ही खुशहाली का माहौल था। समय धीरे धीरे बीत रहा था और डिलीवरी का वो समय आ जाता है। दोस्तों, जैसे ही डिलीवरी का समय आता है, घर में खुशहाली का माहौल था दोस्तों, और उसके बाद इन्हें दर्द सा महसूस होता है तो महेश जो होते हैं शकुंतला को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां पर डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में अंदर चली जाती हैं। दोस्तों, थोड़ी देर बाद डॉक्टर निकलते हैं तो बताते हैं कि सॉरी, मैं आपकी पत्नी को बचा नहीं सका और आपकी जो संतान है वो जिंदा है। दोस्तों, फिर पूछते हैं महेश कि क्या बेटी हुई है या बेटा, तो बताते हैं कि नहीं, आपकी बेटी हुई है और बहुत ही सुंदर और सुशील है। दोस्तों, महेश पूरा टूट चुके होते हैं दोस्तों, क्योंकि उनके परिवार में 2 ही लोग थे और अब पत्नी का भी देहांत हो जाता है। दोस्तों, अपनी बच्ची को लेकर आते हैं और उधर जो है कि अपनी पत्नी को लाकर उसका अंतिम संस्कार करते हैं। दोस्तों, जो बेटी है उसका नाम संध्या रखते हैं और अंतिम संस्कार के बाद ये जो है कि महेश अपनी बेटी संध्या को बहुत ही लाड प्यार से पालने लगते हैं। धीरे धीरे उम्र लगभग 10 साल उसकी हो जाती है। अचानक एक दिन रोड एक्सीडेंट में महेश की भी मौत हो जाती है। दोस्तों, उसके परिवार के सभी रिश्तेदार आते हैं और उसका अंतिम संस्कार करते हैं। दोस्तों, इधर संध्या जो थी लगभग 10 साल के आसपास की उम्र की थी, तो अब सोच रहे थे सारे रिश्तेदार कि इसे कौन अपने घर पर ले जाके परवरिश करेगा, यही सबके मन में चल रहा था। दोस्तों, तभी उसके बुआ जो होती है कहती है कि इस बेटी को मैं ले जाकर पालन पोषण करूंगी, इसे मैं ले जाऊंगी। दोस्तों, उसके घर परिवार में कुछ जायदाद ज़मीनें होती हैं, उसे बेच देती है परवरिश के नाम पर और उस बेटी को ले जाके अपने घर पालन पोषण के लिए ले जाती है। दोस्तों, लेकिन उसकी मंशा जो थी वो गलत थी, क्योंकि उसके घर में उसके 3 बच्चे थे
और वो पति पत्नी थे, लेकिन घर में काम करने वाली कोई महिला नहीं थी। तो ये सोचती है कि 10 साल की उम्र हो गई है, इसे ले जाकर झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह घर का सारा काम करवाएंगे, मेरा काम भी निपट जाएगा। दोस्तों घर ले जाती है और इससे बहुत सारा काम लेती है, उसके बाद ही खाना देती है। दोस्तों इतना इसके टॉर्चर किया जाता है, इतना इस पे काम का दबाव दिया जाता है कि ये रो रो के इसका बुरा हाल होता है। अपने वो पिता के दिन की वो याद करती है कि मेरे भी वो पिता थे जो कि कितना लाड प्यार से मुझे पाले थे और कितना मुझे हौसला दिया करते थे कि बेटा तुम पढ़ लिख के किसी दिन बहुत अच्छी सी पोस्ट को हासिल करोगी, तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा है, तुम बहुत एक दिन बड़ी आदमी बनोगी। दोस्तों उसके मन में, उसके ख्याल में, उसके दिमाग में वही बातें हरदम आया करती है कि आज मैं कहाँ के फंस गई हूँ। मेरे पिता के मरने के बाद मेरी बुआ भी मुझे केवल रोटियां सिखवा रही। दोस्तों हाई स्कूल का रिजल्ट आता है और वो जिले में टॉप करती है। खुशहाली का माहौल था उसके अंदर, लेकिन उसकी बुआ सुनती है तो उसे 4 फटकार लगाती है और उसकी जो खुशी है वो मायूस हो जाती है। दोस्तों अब वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए कहती है, लेकिन उसके बुआ और उसके घर वाले राज़ी नहीं होते हैं पढ़ाने के लिए। कहते हैं तुम पढ़ लिख कर क्या करोगी, पढ़ने का कोई मतलब नहीं। लेकिन ये पढ़ना चाहती है। तो होता क्या है कि एक दिन ये लोग एक फंक्शन में जाने के लिए घर भर रिश्तेदारियों में चले जाते हैं। इधर सारा अपना बोरिया बिस्तर कपड़े वगैरह लेती है और बैग में पैक करके जाकर एक ट्रेन में बैठ जाती है। दोस्तों अब उसे पता नहीं था कि ये ट्रेन कहाँ जाएगी और मुझे कहाँ जाना है, लेकिन ये समझ लेती है कि मैं इस बद से बदतर ज़िंदगी से कहीं चली जाऊँगी, कहीं जी लूँगी, कहीं खा लूँगी, लेकिन अपनी बुआ के घर नहीं रहूँगी। दोस्तों उम्र लगभग इसकी 15 साल के आसपास थी। दोस्तों अपने ट्रेन में बैठ जाती है और जाने लगती है। दोस्तों एक लड़का जो है इसे घूर घूर कर देख रहा था, तारे जा रहा था और उसे संध्या को लग रहा था कि इसकी कुछ गलत निगाह है, इसकी मनसा कुछ अलग है। दोस्तों अपने दोस्तों से वो बात करता है। अगले स्टेशन पर जो है कि 2-3 स्टेशन गुजरते हैं, फिर 3 लड़के और आ जाते हैं। दोस्तों अभी मनसा समझ जाती है कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, तो वो उसी स्टेशन पर फ़ौरन उतर जाती है और जो है कि रोड वो जाने लगती है। दोस्तों जाते जाते वो लोग भी पीछे पीछे उसका पीछा करते हैं। पीछा के दौरान वो एक मस्जिद में चली जाती है। दोस्तों मस्जिद में एक मौलवी साहब रहते हैं जो नमाज पढ़ने के लिए उन्हें लगाया गया होता है और फिर वो उनके पास जाके उनके पैरों तले बैठ गिर जाती है। दोस्तों मौलवी साहब कहते हैं कि बेटा तुम क्यों डरी हुई, क्या बात है। तो बताती है सारी अपनी बात को कि मुझे 3 लड़के पीछा कर रहे हैं। तो जाकर देखते हैं, उन्हें डरा धमका कर उन्हें भगा देते हैं। फिर वो सारी प्रक्रिया, अपनी सारी कहानी, अपनी ज़िंदगी की वो दास्तां मौलवी साहब को बताती है। तो मौलवी साहब के भी जो है कि दिल जो है वो पिघल जाता है। मौलवी साहब भी के आंखों से आंसू आ जाते हैं। दोस्तों मौलवी साहब कहते हैं देखो बेटा ज़माना बहुत ख़राब है, माहौल बहुत ख़राब है दोस्तों, और बेटा तुम जाओगी यहाँ से अगर, तो बाहर ऐसे ही दरिंदे तुम्हें रोज़ मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारी उम्र जो है वो 15 साल के आसपास हो गई है। तो इस वजह से तुम कहीं ना कहीं हवस का शिकार बन जाओगी। चलो बेटा मेरे घर पर रहना, मेरी एक पत्नी है और मैं हूँ, मेरे भी ज़िंदगी में कोई संतान नहीं है, तुम्हें ही अपनी संतान समझकर पालन पोषण करता रहूँगा। दोस्तों उस संध्या को, बेटी को ले जाते हैं, हिंदू लड़की को, मौलवी साहब, और अपने घर पर अपनी पत्नी और अपने साथ, और इसका भी ख्याल रखते हैं और ये रहने लगती है। इसे 9th में जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन कराते हैं और इंटर वहाँ अच्छे नंबरों से पास हो जाती है। दोस्तों पास के ही कुछ दूरी पर मौलवी साहब का घर था, वहाँ पर ये 2 साल रहती है। दोस्तों फिर कहती है कि मुझे अब्बू जान BA करना है, मुझे शहर में जाना होगा, बड़े शहर में। तो ये व्यवस्था करके एक बड़े से शहर में इसका एडमिशन BA में, BSc में करवा देते हैं। उसके बाद इनकी भी उम्र लगभग 50 साल के ऊपर गुजर गई थी, 60 साल के आसपास। अब इनका भी जो काम है वो सफर नहीं रहा था। तो सोचती है संध्या क्यों इनका बोझ बनूंगी, मैं ही कहीं सोचती है संध्या मैं ही कहीं काम जो है कि पकड़ लूँ, क्यों मैं अब्बा जान की जो है बोझ बनूंगी सर का, और अपने काम को जो है करके पढ़ाई भी कर लूँगी। दोस्तों इधर जो ये खुशी खुशी मौलवी साहब जो थे अपनी बेटी को विदा कर देते हैं, शहर में पढ़ने के लिए एडमिशन करा देते हैं। अब बेटी जो संध्या है वो सोचती है क्यों ना कहीं होटल पे काम ले लिया जाए। तो कई जगह होटल पे जाती है, उन्हें नहीं मिलता है। एक जो है कि बहुत ही गरीब और
बुजुर्ग होटल वाला होता है उससे बात करती है तो कहता है कि बेटा तुम इतनी पढ़ी लिखी और होशियार और जो कि अच्छी घराने की लगती हो, क्यों तुम होटल पे काम करना चाहती हो। बताती है अपनी सारी प्रक्रिया, सारे दुख तकलीफ अपनी ज़िंदगी को। तो दोस्तों होटल का मालिक भी, उसके भी आंखें नम हो जाती हैं दोस्तों, आंखों से आंसू आ जाते हैं दोस्तों, क्योंकि उसके भी कोई संतान नहीं थी, वो भी पति पत्नी दो ही थे। तो वो अपनी बेटी समझकर कहता है कि देखो बेटा मेरी भी संतान नहीं है, तुम चाहो तो मेरे घर यहीं रह के पढ़ लो, जो भी तुम्हें काम लगेगा अच्छे से तुम काम इसमें हाथ बटा देना बेटा, और यहीं से पढ़ना, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। क्योंकि मुझे भी एक बेटी का चाह था और एक संतान की चाह थी कि मैं भी किसी को पढ़ाता लिखाता। दोस्तों वहाँ पर वो बीएससी पास करती है, उसका भी काम हाथ बटाती है और धीरे धीरे उसकी बीएससी कंप्लीट हो जाती है। फिर होटल के मालिक पूछते हैं कि बेटा तुम और भी पढ़ाई करना चाहोगे, तो बताती है हाँ मुझे आईएएस की तैयारी करना है, दिल्ली जाना होगा। तो दिल्ली जाने के लिए वो सारा बंदोबस्त करते हैं, पैसे लगाते हैं और आईएएस की पढ़ाई के लिए जो है कि दिल्ली में एडमिशन करवा देते हैं। दोस्तों धीरे धीरे 3 साल गुजरते हैं और वो एक दिन जो है कि आईएएस का वो कंपटीशन जो है बीट कर लेती है और जिला कलेक्टर बन जाती है। दोस्तों जब ये सुनते हैं वो होटल के मालिक बहुत ही खुश होते हैं और उनके आंखों से आंसू आने लगते हैं कि मेरी बेटी जो है वो आज एक जिला कलेक्टर बन गई। दोस्तों इसी बात पर फिर उसे संध्या को याद आता है मौलवी साहब की। तो दोस्तों अपनी ट्रेनिंग पे जाती है और ट्रेनिंग से जैसे वापस आती है वो अपने मौलवी साहब अब्बा को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। दोस्तों उसी गांव में जाती है, धीरे धीरे पता चलता है कि अब यहाँ से वहाँ चले गए हैं, दूसरी जगह रह रहे हैं। वहाँ पर जाती है, टूटी फूटी झोपड़ी के सामने जब जिला कलेक्टर साहब का काफिला पहुँचता है, गाड़ियों की लाइन लगती है और 50 पुलिस वाले तैनात होते हैं। जैसे जाकर रुकती हैं और गाड़ी से निकलकर उस झोपड़ी में जाती हैं दोस्तों, तो पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। दोस्तों मौलवी साहब के पास जाकर पहुंचती हैं और कहती हैं अब्बा मैं आ गई, पैर को छूती हैं। तो मौलवी साहब जो होते हैं वो कहते हैं बेटा मैं पहचाना नहीं, तुम कौन मेरी बेटी हो जो मुझे अब्बा कह रही हो। दोस्तों फिर बताती है कि मैं वो संध्या लड़की हूँ जिसने आपने शरण दिया, 2-3 साल तक अपने एक बेटी समान मुझे दर्जा देकर अपने घर में पनाह दिया, कभी आपने सोचा नहीं कि मैं हिंदू या मुस्लिम, वही बेटी संध्या हूँ मैं। दोस्तों सुनते ही इतना उनके आंखों से आंसुओं की धार निकलने लगती है और गले से लिपट जाते हैं। दोस्तों मामला इतना बद से बदतर था, इतना मंजर गहरीन था दोस्तों कि बाप बेटी की आंखों से आंसू ही निकल रहे थे। दोस्तों अब कलेक्टर साहिबा जो होती हैं हाल चाल देखती हैं, उसके बाद कहती हैं अब्बा अपनी बोरिया बिस्तर बांधो और हमारे जो है ऑफिस चलो, मैं कलेक्टर बन गई हूँ। दोस्तों लाख मनाने के बाद भी वो जानने के लिए तैयार नहीं होते। कहते हैं बेटा तुम्हारे वहाँ जाकर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पास ही मस्जिद है, यहाँ पर मैं नमाज अदा कर लेता हूँ, वहाँ पर मुझे बहुत परेशानी होगी। संध्या कहती है नहीं, वहाँ भी पास में ही एक जो है कि मस्जिद है, वहाँ भी आप नमाज अदा कर लेंगे। और आप हिंदू मुस्लिम के लिए मत सोचिए कि मैं एक हिंदू लड़की हूँ, आप मुस्लिम हैं। जिस समय मुझे आपने पनाह अपने घर में दिया था, मुझे 3 लड़के मुझे छेड़ रहे थे, मुझे अगवा करने के चक्कर में थे, उस समय आपने तो नहीं सोचा कि मैं मुस्लिम हूँ और ये हिंदू है। आपने 3 साल तक मेरी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया और एक अपना समझकर, एक बेटी समझकर मुझे जो है कि दर्जा दिया, अपने घर में रखा। आज मैं आपके पिता समान मैं समझ रहा हूँ, पिता की फ़र्ज़ मुझे निभाने दीजिए। दोस्तों उसकी पत्नी जो होती है वो एक्सपायर हो चुकी थी, उसका भी दर्द जो है संध्या को बहुत हो रहा था, क्योंकि वो अपनी अम्मी जान के हाथों से बनाई हुई रोटी और अम्मी का अपने प्यार पाकर वो बहुत ज़्यादा खुश थी। दोस्तों आंसू इतना निकल रहे थे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों वो अपने अब्बू जान को लेकर हिंदू लड़की संध्या जो है अपने रूम पर पहुंचती है, वहां जाकर उनकी सेवा सत्कार करने लगती है। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है, उधर होटल वाले भी आकर कभी कभार अपने परिवार से मिला करते थे और कलेक्टर साहिबा उन्हें भी जो है कि अपना सहयोग दे दिया करती थी। और इधर जब उसकी एक शादी अपने स्टाफ के आईएएस के एक लड़के से तय हो जाती है, सारी प्रक्रिया वो बताती है अपनी ज़िंदगी की दास्तां कि कभी भी ये मुस्लिम पिता समझकर आप इन्हें बर्ताव मत करिएगा, आप मेरे जीवन में रहेंगे, इन्हें भी अपने पिता का दर्जा देना पड़ेगा। वो मुस्लिम है तो क्या, क्योंकि इन्होंने ही की वजह से ही मैं आज ज़िंदगी में हूँ, इस मुकाम तक हूँ। दोस्तों वो भी खुश होता है इसकी कहानी सुनकर और उन्हें भी अपने ससुर का ही दर्जा देता है और उसकी सेवा करता है। दोनों की शादी हो जाती है, हंसी खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का मकसद किसी को ठेस पहुँचाना, किसी जाति या धर्म का नहीं है। दोस्तों हमारी
कहानी सुनाने का उद्देश्य ये है कि दोस्तों आपके दिल में इंसानियत होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से कोई मतलब नहीं, ये सब भाई भाई हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी हो तो आप भी अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में मौलवी साहब और हिंदू लड़की संध्या के लिए 2 शब्द जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी को लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।